एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। हम लास्ट लेक्चर में ग्राफ्स पढ़ रहे थे वन डायमेंशनल मोशन के, और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलिए उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और आज का जो हमारा नया ग्राफ है वो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमको एक्सेलरेशन देता है, और एरिया अंडर द कर्व हमको डिस्प्लेसमेंट देता है। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप और एरिया अंडर द कर्व हमको क्या फिजिकल क्वांटिटी देगा। चलिए देखते हैं। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, तो मैंने y एक्सिस पे एक्सेलरेशन लिया और x एक्सिस पे टाइम लिया। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा y एक्सिस पे आएगी और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा x एक्सिस पे आएगी। चलिए देखते हैं। लेट्स से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके से है, और इस तरीके से अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, और अगर मैं किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचता हूं और ये टेंजेंट x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है, तो ये स्लोप जो होगा वो क्या होगा? स्लोप होगा tan थीटा। इसी स्लोप को मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं, और वो तरीका क्या है? वो तरीका है dy by dx। यहां पे y क्या है? एक्सेलरेशन, तो ये क्या होगा? dA, और x क्या है? टाइम, तो इट विल बी dA by dt। सर हमने ds by dt तो पढ़ा है, dv by dt भी पढ़ा है, ये dA by dt क्या होता है? तो dA by dt जो होता है वो होता है एक नई फिजिकल क्वांटिटी जिसका नाम है जर्क। और जर्क को कैसे डिफाइन किया गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज नोन एज जर्क। आपके लिए जर्क की सिर्फ डेफिनेशन जानना ही काफी है, इससे ज्यादा जर्क के बारे में आपके सिलेबस में नहीं है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन जो होता है वो मुझे जर्क देता है, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वही मेरा जर्क कहलाएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विल गिव्स अस जर्क। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व। अगेन मैंने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में y एक्सिस पे एक्सेलरेशन लिया और x एक्सिस पे टाइम लिया, और अगर मैं ये बात कहता हूं कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से है, और इसका मैं एरिया अंडर द कर्व बनाता हूं, तो क्या यही होगा एरिया अंडर द कर्व? अगर मैं इस एरिया को A बोलता हूं, तो एरिया A मैं किस तरीके से निकाल सकता हूं? इट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx। यहां पे y पे कौन है? एक्सेलरेशन, और x पे कौन है? टाइम, सो इट विल बी dt। सो एरिया अंडर द कर्व मुझे क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ a dt। अब एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूं? एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं dv by dt और इनटू dt। तो ये dt से ये dt गया, और dv का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा v। लेट्स से जब टाइम 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी थी u, जब टाइम t हो गया तो फाइनल वेलोसिटी हो गई v। तो dv का इंटीग्रेशन होगा u से लेके v तक। dv का इंटीग्रेशन हुआ v, और इसकी जो लोअर लिमिट आएगी वो u, और जो अपर लिमिट आएगी वो v। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, सो इट विल बी v माइनस u, and this v minus u is my change in velocity। change in velocity। तो बेसिक सा फंडा जो मुझे यहां पे समझ में आया वो ये है
कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो मुझे देगा चेंज इन वेलोसिटी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। बात समझ आई? तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमको जर्क देगा और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो मुझे चेंज इन वेलोसिटी देगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के स्टैंडर्ड ग्राफ्स देखते हैं। सबसे पहला जो ग्राफ है वो है बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो जब बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही होगी इसका मतलब क्या होगा कि जो एक्सेलरेशन होगा वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, और अगर टाइम के साथ चेंज नहीं होगा इसका मतलब एक्सेलरेशन टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा। और कांस्टेंट का ग्राफ कैसा बनता है? एक स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और टाइम एक्सिस। और अगर मैं लेट्स से ये जो एक्सेलरेशन है, लेट्स से ये जो एक्सेलरेशन है ये ए एक्सेलरेशन है, तो अगर आप गौर से देखोगे तो वक्त के साथ ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वक्त के साथ ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ग्राफ देखते हैं कि अगला ग्राफ कौन सा है। नेक्स्ट जो हमारे पास ग्राफ है वो है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का, और ये जो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट है। तो अगला ग्राफ क्या है? बॉडी इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन एट अ कांस्टेंट रेट। मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है लेकिन कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो मेरा ग्राफ किस तरीके से बनेगा? तो बेसिक सा फंडा कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर इंक्रीज हो रहा है और कांस्टेंट रेट से, मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट रेट का मतलब जो एक्स एक्सिस पे आता है उसकी पावर 1। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि जो मेरा एक्सेलरेशन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। कांस्टेंट रेट का मतलब तो यही होता है कि y is directly proportional to x। यहां पे क्या आएगा? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, और स्ट्रेट लाइन बोले तो कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा। स्ट्रेट लाइन बोले तो कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अगर आप गौर से देखोगे तो इसका एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है बट एट अ कांस्टेंट रेट। मुझे ये बात कैसे पता पड़ी कि कांस्टेंट रेट है? अगर आप गौर से देखो तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विल आल्सो कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। चलिए अगर मैं ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाता हूं तो इसका मतलब क्या है कि ये भी कांस्टेंट रेट है, इसका भी स्लोप कांस्टेंट है और इसका भी स्लोप कांस्टेंट है। तो इस ग्राफ और इस ग्राफ में क्या डिफरेंस है? बेसिक सा डिफरेंस जो दोनों ग्राफ में है वो ये है कि इनिशियली इसका एक्सेलरेशन तो a है, लेकिन जो ब्लू वाला ग्राफ है इसका एक्सेलरेशन इनिशियली कुछ ना कुछ होगा विच इज a0 एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन इनिशियली 0 है, इसका एक्सेलरेशन इनिशियली a0 है। तो दोनों ही इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है एट अ कांस्टेंट रेट, बट इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ दिस ग्राफ इज 0 और इसका इनिशियल एक्सेलरेशन इज a0। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलिए अगला ग्राफ देखते हैं। अगला ग्राफ क्या है? अगला ग्राफ है बॉडी इज मूविंग विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन एट अ कांस्टेंट रेट। पहले एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा था, अब एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है अगेन एट अ कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट मतलब एक स्ट्रेट लाइन आएगी और उस स्ट्रेट लाइन में जो एक्सेलरेशन होगा वो डिक्रीज हो रहा होगा। इसका मतलब कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा, मतलब डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा। इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। कोई मुझे बता सकता है क्या
कि इस पॉइंट पे क्या हो रहा होगा, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे क्या हो रहा होगा। बेसिकली फंडा क्या हुआ कि इनिशियली इसके पास ए नॉट एक्सेलरेशन था, कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ। लेट्स से ये टाइम है t1 टाइम, t1 टाइम पे एक्सेलरेशन हो गया 0 और इसके बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया। तो ये कुछ ग्राफ्स थे हमारे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के, कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स थे जो हमने पढ़े। चलिए कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिससे हमारे पास थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है मेरे पास, पहला सवाल ये है कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0। फिर क्या बोल रहा है, its acceleration at time t equals to 0 is 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो टाइम की वैल्यू जब 0 थी तो इसका जो एक्सेलरेशन था वो था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, which varies with time as shown in figure। और ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मुझे दे रखा है। The maximum speed of the particle will be। यहां पे क्या पूछा है कि पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे इनिशियली इसकी जो वेलोसिटी थी वो थी 0 और एक्सेलरेशन इसके पास पॉजिटिव था और वो कितना था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है ये डिक्रीज होने लगा लेकिन अभी तक नेगेटिव में नहीं गया है। अच्छा, डिक्रीज होने लगा उससे क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी थी 0, t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी थी 0। अब t इक्वल्स टू 0 से 1 सेकंड जब आया तो जो एक्सेलरेशन था वो 5 से 4 हो गया, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू डिक्रीज होके 5 से 4 हो गई। अब वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन डिक्रीज हुआ है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। सर कुछ भी हो रही हो वो डिपेंड किस पे करेगा कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अभी तक 5 से लेके 4 तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही है और पॉजिटिव है इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी। ऐसा मैंने क्यों कहा कि पॉजिटिव है इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी, क्योंकि इनिशियली वेलोसिटी 0 थी। इनिशियली वेलोसिटी 0 थी और अगर आप कुछ एक्सेलरेशन लगाओगे तो बॉडी उसी डायरेक्शन में इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा। तो यहां पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। लेट्स से अगले एक सेकंड में 4 से 3 हो गया। अब क्या हो रहा होगा, अगेन एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव ही है, अगेन वेलोसिटी इंक्रीज होगी, लेकिन पहले एक सेकंड में जितनी इंक्रीज हुई इस बार उससे कम इंक्रीज होगी। बात समझ आई कि पहले एक सेकंड में अगर 1 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुई तो अगले एक सेकंड में उससे कम इंक्रीज हो रही होगी। बात समझ आई। तो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी एवरी सेकंड विल कीप्स ऑन डिक्रीजिंग बट वेलोसिटी विल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो वेलोसिटी विल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग और जब पार्टिकल यहां पे आ जाएगा मतलब 6 सेकंड जब गुजर जाएंगे तब इसका एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो जाएगा। अगर ग्राफ इसके आगे होता और वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा होता तो 6 सेकंड के बाद मैं बोलता कि उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। तो 0 से लेके 6 सेकंड तक इसकी वेलोसिटी विल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो बेसिक सा फंडा जो इस सवाल से आपने सीखा वो ये था कि जब तक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या फिर टाइम एक्सिस के ऊपर है तब तक वेलोसिटी इंक्रीज होगी और जैसे ही टाइम एक्सिस के नीचे आया तब वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगी। अब कितनी इंक्रीज होगी कितनी डिक्रीज होगी वो तो हमारी स्लाइड 1 और स्लाइड 2 से ही पता पड़ेगा। स्लाइड 2 में हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो मुझे चेंज इन वेलोसिटी देता है। चलिए देखते हैं, अगर मैं इस ग्राफ का एरिया निकालता हूं और मुझे ये बात पता है कि 6 सेकंड तक वेलोसिटी इंक्रीज होगी
तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि 6 सेकंड पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और इसके बाद अगर ग्राफ नीचे आता तो वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती और इससे कम होती। तो 6 सेकंड तक वेलोसिटी इंक्रीज होगी और 6 सेकंड पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो इस ग्राफ का अगर मैं एरिया निकालू ए, तो वो एरिया क्या होगा 1/2 बेस कितना है 6, 1/2 इंटू 6 और इंटू हाइट कितनी है 5, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 इट इज इक्वल्स टू 15। ये आया 15 और मुझे पता है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो मुझे चेंज इन वेलोसिटी देगा। तो v माइनस u इट विल बी इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड। v मुझे निकालना है, इनिशियली बोल रखा है कि वेलोसिटी 0 है, तो इट विल बी 0 एंड इट इज इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड और जो वेलोसिटी निकल के आई वो निकल के आई 15 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो वेलोसिटी निकल के आई ये आई 6 सेकंड पे जो वेलोसिटी निकल के आई वो आई 15 मीटर पर सेकंड। और क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि यही वेलोसिटी मेरे पास मैक्सिमम वेलोसिटी या मैक्सिमम स्पीड होगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड विच इज माय ऑप्शन नंबर 2। तो ये फंडा आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब तक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अपवर्ड में है, मतलब टाइम एक्सिस के ऊपर है, तब तक वेलोसिटी विल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग और जैसे ही डाउनवर्ड आया, जिस पॉइंट पे डाउनवर्ड आना स्टार्ट हुआ उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, ईच ऑफ द 3 ग्राफ्स रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ for an object that already has a positive velocity at time t1। मतलब इस टाइम t1 पे जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है, यहां पे भी पॉजिटिव है और यहां पे भी पॉजिटिव है। Which graph shows an object whose speed is increasing for the entire time interval between t1 and t2। मतलब सवाल में मुझसे पूछा है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्राफ में किस ग्राफ में t1 से लेके t2 तक स्पीड विल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। अभी पहले हमने देखा था कि जब तक ग्राफ नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाएगा तब तक वेलोसिटी विल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, इट मींस दैट स्पीड विल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो इसमें भी ग्राफ नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं गया, इसमें भी नहीं गया और इसमें भी नहीं गया, तो तीनों ही केसेस में वेलोसिटी विल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग बिटवीन t1 एंड t2। तो इसका जो हमारे पास आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी व्हिच इज ग्राफ 1 2 एंड 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 2 मीटर पर सेकेंड, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 20 सेकेंड। मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, कितनी, इनिशियल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड और मुझसे पूछा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी। अब मुझसे मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा है तो सबसे पहले मैं वो पॉइंट देखूंगा जिसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट करेगी। तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, तो यहां से यहां तक एक्सेलरेशन इंक्रीज हुआ, यहां से यहां तक कांस्टेंट है, यहां से यहां तक वापस इंक्रीज हुआ और यहां से यहां तक डिक्रीज हुआ और t इक्वल्स टू 10 सेकंड पे मेरे पास एक्सेलरेशन 0 हो गया, उसके बाद वो नेगेटिव डायरेक्शन में गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से लेके 10 सेकंड तक एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव रहा और पॉजिटिव रहा इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हुई 0 से लेके 10 सेकंड तक। 0 पे मेरे पास है 2 मीटर पर सेकंड और 10 पे मुझे निकालनी है, तो 10 पे पहली बात तो ये कि 10 पे मैक्सिमम होगी, इसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर मैं 10 पे निकाल लूंगा तो वही मेरी मैक्सिमम स्पीड या मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी। तो 10 पे निकालने के लिए सबसे पहले मुझे एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ेगा। लेट्स से ये जो एरिया है ये है A1, ये एरिया है
A2, ये एरिया है A3 और ये एरिया है A4। चलिए सबसे पहले चारों एरिया निकालते हैं। A1 एरिया की अगर मैं बात करूं तो A1 एरिया है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस है 2, तो 1/2 इंटू 2, और इसकी हाइट कितनी है, हाइट भी है 2, तो ये हो जाएगा, ये 2 से ये 2 गया, A1 आया 2। A2 एरिया की अगर मैं बात करूं तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है जिसकी विड्थ है ये 2 ये 6, तो ये कितना हो जाएगा 4, और इसकी हाइट कितनी है 2, तो 4 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 8। A3 की अगर मैं बात करूं तो ये एक ट्रेपेजॉइड बन रहा है। ट्रेपेजॉइड में बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड कितनी है 2 प्लस 4, देखो ये हाइट कितनी है 2 और ये कितनी है 4, सो 2 प्लस 4 विच इज 6 मल्टीप्लाई बाय बेस, बेस कितना हो जाएगा 2, तो इससे ये गया, इट विल बी 6। और A4 एरिया, A4 एरिया 1/2 बेस कितना है 2 और हाइट कितनी है 4, तो इससे ये गया और ये आ गया 4, तो एरिया अंडर द कर्व जो मेरे पास निकल के आया वो आया 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 6 is 16, 16 plus 4 is 20, and this area under the curve will be equals to change in velocity, which is final velocity minus initial velocity. फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है विच इज v, इनिशियल वेलोसिटी 2 है, इट इज इक्वल्स टू 20, तो v की जो वैल्यू निकल के आई वो आई 22 मीटर पर सेकेंड, और ये वेलोसिटी आई 10 सेकेंड पे, और यही मेरे पास मैक्सिमम वेलोसिटी या फिर मैक्सिमम स्पीड कहलाएगी। तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के एरिया से किस तरीके से चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं, किस तरीके से मैक्सिमम स्पीड या मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जब का हमारे सिलेबस में कोई काम नहीं है, सिर्फ आपको टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए, दैट इज dA/dt। तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो हमारे काम का बहुत कम है, उसकी सिर्फ डेफिनेशन काम की है, बट एरिया अंडर द कर्व हमारे बहुत काम का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और ग्राफ्स भी है हमारे पास जो कि कभी कभी पूछ लिए जाते हैं या फिर उनसे रिलेटेड सवाल एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो उनमें से जो पहला ग्राफ है वो है मेरे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बेसिकली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के जैसा ही होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं। उन रेस्ट्रिक्शन को हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमको क्या देता है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में y एक्सिस पे डिस्टेंस आएगा और x एक्सिस पे टाइम आएगा। लेट्स से डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके से है। लेट्स से ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा बन रहा है, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, ये स्लोप क्या होगा, दिस स्लोप विल बी tan थीटा। अब ये जो स्लोप होगा ये मुझे देगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यही देगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो मुझे क्या देगा कि किस तरीके से डिस्टेंस चेंज हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, या फिर टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यही बात हुई कि y डिवाइडेड बाय x, यही मुझे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप देगा। तो y क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है, स्पीड। तो इसका जो स्लोप होगा ये मुझे देगा स्पीड।
डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से हम स्पीड निकाल रहे होंगे। अगला जो हमारा ग्राफ है वो है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ के लिए एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमको कुछ भी नहीं देगा। बेसिकली स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन होता था, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप हमको कुछ भी नहीं देगा, लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ के अगर मैं एरिया अंडर द कर्व की बात करूं तो वो हमको कुछ ना कुछ दे रहा होगा। तो अगर मैं स्पीड टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाता हूं और इसका एरिया अंडर द कर्व कुछ ये होगा। अगर आपको याद हो तो एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, y एक्सिस मल्टीप्लाई बाय x एक्सिस। तो स्पीड इनटू टाइम ये मुझे क्या देता है, डिस्टेंस। तो स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होगा ये कर्व मुझे क्या देगा, डिस्टेंस। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमको स्पीड देगा और स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व आएगा वो हमको डिस्टेंस देगा। हमारे काम की इतनी सी ही बात है और आगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम वक्त के साथ डिस्कस करेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि किस तरीके से मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट कर सकता हूं और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्पीड टाइम ग्राफ में कन्वर्ट कर सकता हूं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कन्वर्जन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इनटू स्पीड टाइम ग्राफ, सॉरी इनटू डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हमने एक बात पढ़ी थी जब हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, और वो बात ये थी कि फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव बट displacement can be positive, it can be negative and it can be zero also। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के ऊपर भी बन सकता है, क्यों, क्योंकि इट कैन बी पॉजिटिव, और टाइम एक्सिस के नीचे भी बन सकता है, क्यों, क्योंकि इट कैन बी नेगेटिव। लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ कभी भी नीचे नहीं बनेगा। एक और बात जो इसी से रिलेटेड हमने डिस्कस की थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, वो ये है कि फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्प्लेसमेंट कैन इंक्रीज विद टाइम एंड इट कैन आल्सो डिक्रीज विद टाइम, बट फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस विल ऑलवेज इंक्रीज विद टाइम। सर क्या मतलब हुआ, ये हमने डिस्कस तो किया था, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक सा फंडा कि कोई पार्टिकल यहां से यहां गया और फिर वापस यहां आ गया, तो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इसका डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा और डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज हुआ, और यहां से जब ये वापस आएगा तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट तो डिक्रीज हो रहा है लेकिन डिस्टेंस विल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ये बात है। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर मेरे पास कोई मूविंग बॉडी है तो उसका ग्राफ कभी भी डिक्रीजिंग नहीं होगा। मतलब जैसे अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहा हूं तो उसका ग्राफ कभी भी डाउनवर्ड नहीं जाएगा, ऐसे नीचे होते हुए नहीं जाएगा। और अगर ऐसे नीचे होते हुए नहीं जाएगा तो हम कन्वर्जन कैसे करेंगे, उसके लिए जो बेसिक सा फंडा है वो ये है कि आपको एक चीज देखनी है, वो क्या है कि फॉर डिस्टेंस टाइम ग्राफ जस्ट मेक द मिरर इमेज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ from point of zero velocity onwards when displacement is decreasing। कहने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम कुछ इस तरीके से, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है, लेट्स से इस तरीके से ग्राफ है। अब इसके बाद ग्राफ कुछ इस तरीके से, बात समझे कि यहां से लेके यहां तक, और उसके बाद ग्राफ ऐसा है। इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को
मुझे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो मुझे क्या बोला है, जस्ट मेक द मिरर इमेज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फ्रॉम पॉइंट ऑफ जीरो वेलोसिटी। मतलब सबसे पहले आपको ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पे जीरो वेलोसिटी है। तो अगर आप गौर से देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप जीरो यहां पे हो रहा है। जीरो वेलोसिटी के आगे मुझे मिरर इमेज बनानी है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, और कब बनानी है, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग। तो इसके बाद क्या हो रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है। तो यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, तो यहां से लेके यहां तक तो ग्राफ ऐसा ही बनेगा। अरे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है मतलब, फॉर एग्जांपल ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर चल रही है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा तो डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब बॉडी इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग। अब इसके बाद क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, यहां पे आके इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। अब क्या हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक तो पहुंचा, इसके बाद वो घूम के वापस आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है। और डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है तो डिस्टेंस तो इंक्रीज ही होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एक इमेजिनरी एक्सिस बनाऊंगा और इसके अबाउट इसकी मिरर इमेज ले लूंगा, तो इसकी मिरर इमेज कुछ इस तरीके से बनेगी। तो ये मेरा कहलाएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अगर आपके मन में ये एक सवाल आया कि सर अगर ये ग्राफ ऐसे ना होके ऐसे होता, तो मतलब कि अगर ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होता, थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूं, आई होप आपको चमकेगा, आप उस लेवल तक पहुंच पाओगे कि जैसे अगर ग्राफ ऐसे ना हो कि पहला ग्राफ ऐसे था, ऐसे होता तो क्या होता। चलो अगर थ्योरेटिकल पर्पज से बात करते हैं तो यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है और बढ़ रहा है, इसके बाद भी ऊपर ही जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है और बढ़ रहा है। ग्राफ ऐसा का ऐसा बन जाएगा अगर इनकेस आपको सवाल में दे दिया जाए। लेकिन गौर से देखो कि इस तरीके का ग्राफ कैसे बना। बेसिक सा फंडा कि यहां से लेके यहां तक मैं गया, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हुआ। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो लास्ट में जाके जीरो हो रही है, इसका मतलब स्पीड डिक्रीज हो रही है, स्पीड डिक्रीज होती होती जीरो हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ, वापस स्पीड इंक्रीज होने लग गई, यहां से लेके यहां तक स्पीड डिक्रीज हुई, यहां से लेके यहां तक स्पीड इंक्रीज होने लग गई। मतलब पार्टिकल का मोशन क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक इसकी जो स्पीड थी वो डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। और यहां से लेके यहां तक स्पीड इज कांस्टेंट, यहां से लेके यहां तक स्पीड इज इंक्रीज नहीं हो रही है, सॉरी, यहां से लेके यहां तक स्पीड इज कांस्टेंट। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो यहां से लेके यहां तक यहां पे वेलोसिटी जीरो हो गई, और जीरो हो गई तो इसके बाद स्पीड कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसी डायरेक्शन में मूव करता जाएगा, और मूव करता जाएगा तो यहां से लेके यहां तक जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही डिस्टेंस होगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। बात समझे। तो इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसका कोई डिस्टेंस टाइम ग्राफ पूछ लेता तो भी सेम ही बनता। क्यों, क्योंकि इसके आगे ये डिक्रीज नहीं हुआ। डिक्रीज होता तो हम उसकी मिरर इमेज बनाते, अगर डिक्रीज नहीं हो रहा है तो मिरर इमेज बनाने की जरूरत नहीं है। डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब बॉडी ने टर्न मारा, और डिक्रीज नहीं हो रहा है मतलब कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रही है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलो अगला जो ग्राफ है, अगला जो कन्वर्जन है, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कन्वर्जन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ टू स्पीड टाइम ग्राफ। सोचिए कि ये कैसे होगा, जब तक हम पानी पी लेते हैं। सोचो सोचो, चलिए देखते हैं।
मुझे करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्पीड टाइम ग्राफ। ये जो बातें हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस की, यही बातें हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में भी डिस्कस की थी कि velocity can be positive, it can be negative, and it can be zero also. Velocity can be positive, it can be negative, and it can be zero also, but speed is always positive. Speed always positive इसका मतलब क्या होगा कि स्पीड कभी भी नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाएगी, और नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाएगी इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे मिरर इमेज लेनी पड़ेगी। कहां से कहां तक? मुझे मिरर इमेज लेनी पड़ेगी कि अगर मैं गौर से देखूं, ये मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और अगर ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। अब अगर मुझे इसका स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है, स्पीड टाइम ग्राफ, तो मुझे मिरर इमेज लेनी पड़ेगी टाइम एक्सिस से, और टाइम एक्सिस से मिरर इमेज लेनी पड़ेगी कब? जब मेरा ग्राफ नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो यहां से लेके यहां तक तो ऐसा ही बनेगा, इसके बाद इसकी मिरर इमेज लूंगा तो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा स्पीड टाइम ग्राफ। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिप्रेजेंट्स स्पीड, just a second, yes, magnitude of velocity represents speed, therefore whenever velocity goes negative, take its mirror image about time axis। जब भी velocity negative जाए तो time axis से इसकी mirror image ले लेनी चाहिए। I hope ये कन्वर्जन आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम कन्वर्ट कर रहे हैं। चलिए, अब ये जो जितना कन्वर्जन हमने किया, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आगे हमने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी पढ़ा है, टोटल 5 ग्राफ हम पढ़ चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, और लास्ट में हमने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ा। अब इनको हम अप्लाई करने का ट्राई करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी के 2 केसेस लेंगे और उसके अंदर किस तरीके से हम ये ग्राफ्स बना सकते हैं समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है ग्राफ्स फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी, और इसमें जो पहला केस है वो है फ्रीली फॉलिंग बॉडीज फ्रॉम अ हाइट h अबव द ग्राउंड। मतलब ग्राउंड से h हाइट ऊपर एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, इकलौता फोर्स लग रहा है, वो फोर्स लग रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसका मतलब इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन आएगा, इकलौता एक्सेलरेशन जो आएगा वो आएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए, तो मैंने क्या कहा कि इनिशियली मैंने इसको ड्रॉप किया और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इसको मैंने ड्रॉप किया, और लेट्स से इसको मैंने h हाइट से ड्रॉप किया। तो मुझे अलग अलग ग्राफ बनाने हैं। सबसे पहला जो ग्राफ मुझे बनाना है वो बनाना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। दूसरा जो मुझे ग्राफ बनाना है वो बनाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और तीसरा जो मुझे ग्राफ बनाना है वो बनाना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे सिंपल, सबसे पहला ग्राफ बनाते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अगर मैं बात करूं कि अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेता हूं, जो कि हम अक्सर मोशन अंडर ग्रेविटी में लेते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है, तो इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो लग रहा है -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विच इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन।
कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ हमको पता है कैसा बनता है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन इस ग्राफ के ऊपर नहीं, इस ग्राफ के नीचे बनेगी। क्यों? क्योंकि ये जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ये नेगेटिव है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा एंड इट विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और टाइम एक्सिस, एंड दिस इज 9.8 नेगेटिव में, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकता हूं? इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकता हूं, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या होती है? v इज इक्वल्स टू u प्लस at, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, इट मींस दैट वेलोसिटी टाइम के साथ लीनियरली इंक्रीज होगी, और लीनियरली इंक्रीज होगी तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस, और इसका जो स्लोप होगा वो मुझे एक्सेलरेशन देगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी एंड इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जैसे जैसे बॉल नीचे आएगी वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसका भी ग्राफ ऊपर ना बन के इसका ग्राफ बनेगा नीचे की तरफ। तो ग्राफ कहां बनेगा? नीचे की तरफ, एंड इट विल बी लाइक दिस। और अगर आप गौर से देखोगे तो जब ये नीचे आ जाएगी तो इस पॉइंट पे जो टाइम हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा, क्या हम निकाल सकते हैं? क्या इस पॉइंट पे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं? सारी बातें हम निकाल ही सकते हैं। तो ये जो हो रहा होगा इट विल बी 2h/g, दिस इज माय टाइम, एंड वेलोसिटी हियर इज -2gh, -2gh। चलिए अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। डिस्प्लेसमेंट अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा तो ऐसा कुछ बनेगा नीचे की तरफ। अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन तो मैं लगा ही सकता हूं, तो सेकंड इक्वेशन इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u तो 0 है तो ut वाली टर्म 0 हो जाएगी, 1/2 at स्क्वायर। एक्सेलरेशन कांस्टेंट 2 कांस्टेंट, तो यहां से मैं बोल सकता हूं s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। y इज इक्वल्स टू 4ax, या फिर y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ये 2 इधर आ जाएगा, a इधर आ जाएगा, तो 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, जिसकी पावर 1 होती है उस तरफ ग्राफ बनता है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में किसकी पावर 1 है? डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट की तरफ जो उसका कॉनकेव पार्ट होगा वो बनेगा, और ये नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए अब इस चीज को रेक्टिफाई भी कर लेते हैं कि ये जो हमने ग्राफ बनाए हैं इसमें से एक दो चीजें जो हम ऑलरेडी जानते हैं उससे रेक्टिफाई करने का ट्राई करते हैं कि क्या जो हमने पढ़ा, जो समझा, वो सही है या गलत है। अगर मैं इस ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व लेता हूं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व मुझे क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका एरिया अंडर द कर्व क्या होगा? 1/2 बेस कितना है? √2h/g इनटू हाइट कितनी है? बेसिकली ये जो है ये है -√2gh। अगर आप गौर से देखोगे तो ये 2 है, ये √2 और ये √2 मिलके बनाएगा 2, तो इससे ये 2 और ये 2 गया, ये 2h/g पूरा है, तो नीचे आएगा √g, तो इस √g से ये √g जाएगा। अगर मैं बात करूं तो h इंटू h इट विल बी h इंटू बेसिकली √h इंटू √h, इट विल बी h, सो इट विल बी -h। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व मुझे एक्सेलरेशन नहीं, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो क्या इसका डिस्प्लेसमेंट -h है? बिल्कुल है। तो हमने जो पढ़ा, जो समझा, वो बिल्कुल
सही है। चलिए, अब हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो बना लिया, क्या हम इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। क्या दिक्कत है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में? हमने क्या पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को अगर मुझे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वो पॉइंट ढूंढो जहां पे वेलोसिटी जीरो हो रही है। यहां पे वेलोसिटी जीरो हो रही है। उसके बाद अगर डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, जो कि हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट अगर डिक्रीज हो रहा है तो टाइम एक्सिस के अबाउट उसका क्या लो? मिरर इमेज ले लो। तो अगर मुझे डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है तो इस एक्सिस के टाइम एक्सिस के अबाउट नहीं, उस पॉइंट के अबाउट मिरर इमेज ले लो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पॉइंट के अबाउट मिरर इमेज लेके ये जो मेरा है ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। और अगर मुझे इससे स्पीड टाइम ग्राफ निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बेसिक सा फंडा जो मुझे करना पड़ेगा वो है कि जब भी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में जाए तो टाइम एक्सिस के अबाउट मुझे इसकी मिरर इमेज लेनी है। तो टाइम एक्सिस के अबाउट अगर मैं मिरर इमेज लेता हूं तो ये जो आएगी वो आएगी स्पीड टाइम ग्राफ। ये है मेरे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये है स्पीड टाइम ग्राफ, ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और ये है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। आई होप दीज ऑल ग्राफ्स आर क्लियर। चलिए, ये था हमारा केस नंबर 1। नेक्स्ट हम देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है? बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से अगर मैं इस बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकता हूं तो ये पहले ऊपर जाएगी और फिर ये वापस नीचे आएगी। मुझे क्या क्या बातें पता है? यहां से लेके यहां तक जाने में जो टाइम लगेगा वो टाइम लगेगा u/g और वापस आने में विच इज t1 और वापस आने में भी u/g, तो टोटल टाइम लगेगा 2u/g। अगर मैंने इसको इनिशियली u वेलोसिटी से फेंका है तो जो h हाइट होगी वो होगी u²/2g। ये बात हमको पता है। चलिए देखते हैं अगेन वो सारे ग्राफ बनाने हैं जो हमने अभी सीखे थे। सबसे पहला ग्राफ जो मुझे बनाना है वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। दूसरा जो मुझे ग्राफ बनाना है वो बनाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तीसरा जो मुझे ग्राफ बनाना है वो मुझे बनाना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। चलिए, सबसे पहले एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ सिंपल। उस केस में भी एक्सेलरेशन नीचे था ना, -9.8, इसमें भी सेम ही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा और ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये आएगी -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। यहां से लेके यहां तक ऊपर जा रही है बॉल और इसकी वेलोसिटी इनिशियली अपवर्ड डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसकी वेलोसिटी विल कीप्स ऑन डिक्रीजिंग 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 और यहां पे आके जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 0। हमेशा ध्यान रखना कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी विल ऑलवेज बी प्रोपोर्शनल टू टाइम। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी और टाइम की रिलेशन अगर लीनियर होगा तभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो स्लोप आएगा वो कांस्टेंट आना चाहिए। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट, इसका मतलब ग्राफ तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। t इक्वल्स टू 0 पे इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है u और t इक्वल्स टू u/g पे इसकी वेलोसिटी हो जाती है 0। मतलब u से 0 हुई और एक स्ट्रेट लाइन बनेगी तो यहां से लेके यहां तक ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यहां पे वेलोसिटी हो जाएगी 0। अब अगर यहां पे वेलोसिटी 0 हुई तो इस टाइम को मैं क्या बोलूंगा? ये जो टाइम आएगा ये आएगा u/g। क्यों? क्योंकि यहां से लेके यहां तक टाइम कितना लगता है ऊपर जाने में? u/g। अब टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हो गई 0। अब इसके बाद क्या होगा?
कि वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में आएगी और अगेन लीनियर रिलेशन रहेगा, तो ये इस तरीके से आगे जाएगी। और अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं, ये तो पूरा ही मिट गया, वापस बना देते हैं, सॉरी, इस तरीके से ये टाइम ग्राफ और यहाँ पे ये वेलोसिटी। अगर मैं इस ग्राफ को और बनाता हूं तो यहाँ पे जो टाइम लगेगा, फाइनली इसकी वेलोसिटी अगेन नेगेटिव डायरेक्शन में u हो जाएगी माइनस u, और यहां पे जो टाइम लगेगा इट विल बी 2u/g। आई होप दिस ग्राफ इज क्लियर टू मी। अब अगेन मैं इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगा ही सकता हूं, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, सॉरी s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम का स्क्वायर। तो s के ऊपर यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो ऊपर जा रहा है तो इसके पास कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, और ऊपर जाते जाते इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो लास्ट में जीरो आएगा, तो लास्ट में जीरो आएगा तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। इसके बाद यहां पे स्पीड जीरो हो गई, अब नीचे आएगा, इसका मतलब इसकी स्पीड विल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, और स्पीड विल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग मतलब स्टार्टिंग में जीरो आएगा, तो फाइनली क्या होगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, और ये अगेन इस पॉइंट पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वो आ जाएगा जीरो। और अगर कोई मुझसे पूछ ले कि यहां से लेके यहां तक टाइम क्या होगा, तो टाइम होगा 2u/g। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब ये ग्राफ बन गया। अब इसी चीज को एक बार रेक्टिफाई भी कर लेते हैं कि यहां से लेके यहां तक अपवर्ड मोशन है, यहां से लेके यहां तक डाउनवर्ड मोशन है, तो इसका जो अगर मैं एरिया निकालता हूं तो एरिया क्या होगा, 1/2 बेस है u/g और हाइट है u, तो ये क्या बन रहा है, u²/2g। तो यहां से लेके यहां तक इसका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या आएगा, u²/2g। क्या वही आता है u²/2g। यहां से लेके यहां तक अगेन मैं एरिया निकालता हूं तो 1/2 बेस है 2u/g माइनस u/g, तो इट इज u/g, और हाइट है माइनस u, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस u²/2g। एक ऊपर पॉजिटिव u²/2g और यहाँ पे नेगेटिव माइनस u²/2g, ये दोनों कैंसिल करके अगेन डिस्प्लेसमेंट जीरो कर देंगे, तो बॉडी जब यहां से लेके ऊपर जाएगी वापस नीचे आएगी तो क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। जी हाँ, तो मतलब जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। अब अगर कोई मुझसे पूछ ले कि इस मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ बनाओ, तो वो तो हमको बनाना आता ही है, क्या मुश्किल बात है। चलिए सबसे पहले देखते हैं, ये है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसका मुझे डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकालना है। तो सबसे पहले वो पॉइंट ढूंढो जहां पे मेरे पास वेलोसिटी जीरो हो गई या फिर स्लोप जीरो हो गया, तो यहां पे स्लोप जीरो हुआ। इसके बाद चेक करो कि क्या डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है क्या, जी हाँ बिल्कुल डिक्रीज हो रहा है, नीचे आ रहा है। तो इस पॉइंट के अबाउट मिरर इमेज ले लो, तो इस पॉइंट के अबाउट एक स्ट्रेट लाइन बनाओ और इसकी मिरर इमेज कुछ इस तरीके से बनेगी, तो इसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा वो यहां से लेके यहां तक, ये है मेरे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब अगर मुझे स्पीड टाइम ग्राफ निकालना है तो सबसे पहले देखो कि स्पीड वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में कहां जा रही है, तो यहां से लेकर यहां तक नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो टाइम एक्सिस के अबाउट इसकी मिरर इमेज ले लो, तो ये जो मेरे पास निकलेगी ये निकलेगी बेसिकली वेलोसिटी स्पीड टाइम ग्राफ। ये मेरे पास स्पीड टाइम ग्राफ ऐसे लेके ऐसे, और ये पूरी है मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो इस तरीके से हमने मोशन अंडर ग्रेविटी के एक एक ग्राफ्स देखे हैं। चल आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो कि अभी तक हमने ग्राफ्स पढ़े उनसे रिलेटेड है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है रिगार्डिंग कि किस ग्राफ का स्लोप और एरिया अंडर द कर्व हमको क्या क्या देगा।
सबसे पहले जो हमने ग्राफ पढ़ा वो पढ़ा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमको देता है वेलोसिटी, और एरिया अंडर द कर्व हमको क्या देता है, कुछ भी नहीं। उसके बाद जो हमने पढ़ा वो पढ़ा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमको देता है एक्सेलरेशन, और एरिया अंडर द कर्व हमको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हमने देखा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है, एक नई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी जिसकी हमको सिर्फ डेफिनेशन और नाम पता होना चाहिए, विच इज जर्क, और एरिया अंडर द कर्व हमको देता है वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी। चलिए, उसके बाद हमने पढ़ा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ये हमको स्पीड देता है, और एरिया अंडर द कर्व हमको कुछ भी नहीं देता है। उसके बाद हमने पढ़ा स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ये हमको कुछ भी नहीं देता है, और एरिया अंडर द कर्व हमको क्या देता है, डिस्टेंस देता है। तो अभी तक हमने जो ग्राफ्स पढ़े हैं, ग्राफ्स इन मोशन अंडर मोशन इन वन डायमेंशन, उसकी जो समरी है वो ये वाली स्लाइड है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ग्राफ पॉसिबल नहीं है, कि कभी आ जाए कि विच ऑफ दीज ग्राफ्स इज नॉट पॉसिबल, तो उसकी हम किस तरीके से पता लगाएंगे कि ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इन तीनों ग्राफ्स में क्या दिक्कत है और क्या ये पॉसिबल है या नहीं। अगर आप गौर से देखोगे तो इस ग्राफ में क्या हो रहा है कि टी टाइम पे, इस ग्राफ में क्या हो रहा है कि टी टाइम पे पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी v1, एक वेलोसिटी v2। तो इस सेम टाइम पे पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी तो हो ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि लेट्स से मैंने कहा t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड भी है और 0 भी है, तो क्या वो पॉसिबल है? नहीं है। अगर मैं इस ग्राफ में देखूं तो इसमें क्या हो रहा है कि t टाइम पे पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 2 है। इस पॉइंट पे देखूं, इस t टाइम पे देखूं तो पार्टिकल के पास दो एक्सेलरेशन है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकल के पास दो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू, बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी की दो वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो इन प्रैक्टिस at any instant body cannot have two velocity or two acceleration or two displacement or any physical quantities की दो वैल्यूज पॉसिबल नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ग्राफ देखते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। अच्छा, सबसे पहली बात कि स्पीड टाइम ग्राफ में ये वाला पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है कि डिस्टेंस नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक और ग्राफ जो पॉसिबल नहीं है वो ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर मैं इस तरीके से बनाता हूं तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम, तो ये ग्राफ्स पॉसिबल नहीं है। तो कौन कौन से पॉसिबल है? स्पीड और डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव एंड डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम, तो ये वाले ग्राफ तीनों ही हमारे पास पॉसिबल नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ग्राफ्स देखते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले इस ग्राफ में क्या हो रहा है कि इस ग्राफ में एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट है ये इंक्रीज हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ
कि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन वो टाइम कंज्यूम नहीं कर रहा है। क्या ये पॉसिबल है कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है लेकिन उसको टाइम ही नहीं लग रहा। अरे यहां से लेके यहां तक आएगा तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, तो कुछ ना कुछ तो इधर या उधर जाएगा, तो इधर या उधर जाएगा, इसका मतलब ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है। अगर आप गौर से देखो तो इस ग्राफ का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहां से थीटा एंगल की बात करूं तो थीटा है 90 डिग्री और dx by dt मुझे देता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी इज 1090 इज इनफाइनाइट। तो किसी भी पार्टिकल की इनफाइनाइट वेलोसिटी पॉसिबल है क्या? नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है। चलिए अगला ग्राफ देखते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, कि एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो कुछ ना कुछ टाइम तो जाएगा ना उसमें, तो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी विल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, इट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट जो हमारे पास ग्राफ है वो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, कुछ इस तरीके का। अगेन एक्सेलरेशन जब इंक्रीज होगा तो वो कुछ ना कुछ टाइम तो कंज्यूम करेगा ना, तो ये तीनों ग्राफ हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो बेसिक सा फंडा जो इनके पीछे है वो ये है कि एनी फिजिकल क्वांटिटी cannot change without consuming any time. I hope these things are clear. ओके सो आज के लिए इतना ही। हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, मोशन अंडर ग्रेविटी के ग्राफ्स पढ़े, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा, स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो पढ़ा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्पीड टाइम ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो पढ़ा, सारे कौन कौन से ग्राफ्स पॉसिबल नहीं है वो सब पढ़े। तो आज के लिए इतना ही। That's it from my side for today. Thank you so much everyone.